नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। और आज गुरुग्राम क्षेत्र की बेटी एचपीएससी की परीक्षा में 78th रैंक लेकर आई हैं। और इस एरिया का गुरुग्राम का एक एरिया है राजेंद्रा पार्क, उसका जो नाम है वो रोशन किया है। रितु बहन हमारे साथ में मौजूद है। तो मैम, बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो आप कैसे देखते हैं कि भाई एचपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस या आपकी जर्नी, पहले तो आपकी जर्नी पर बात करते हैं कि जर्नी आपकी कैसी रही है, क्या पारिवारिक जो माहौल रहा था वो कैसा रहा था? जी, मेरी जर्नी 2018 में स्टार्ट हुई थी। सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी मैंने शुरू की थी। मैंने यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था और उसके बाद से मैंने 3 बार यूपीएससी के प्रीलिम्स दिए हैं, बट क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी और गाइडेंस की वजह से और मेरी प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से वो मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद ये एचसीएस आया जो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और उसके बाद फिर आज ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और उसमें मेरा भाई भी इंक्लूड होता है, उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कहीं भी जाना होता था एग्ज़ाम देने के लिए वो साथ जाता था। पेरेंट्स का घर में एक पीसफुल सा माहौल था, कोई प्रेशर नहीं था मुझ पर किसी भी चीज़ का, बस पढ़ाई करनी होती थी और मेरा कोई काम नहीं था। तो भाई आज आप लोगों को बेसिक जो जर्नीज जो होती हैं, अगर कोई बंदा सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहा है, एचपीएससी की कर रहा है या यूपीएससी की कर रहा है, तो उसके लिए किस तरह का जो माहौल है, किस तरह का जो एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को एक एक बारीकी से बतलाएंगे। रितु बहन से ही पूछेंगे कि उनकी जितनी भी जो जर्नी रही है, जैसा कि बताया कि फैमिली का जो फैमिली पूरा जो सपोर्ट जो था वो इनको मिला है। तो अब कैसे, मतलब लोगों की भ्रांतियां हैं कि भाई कहते हैं लोग कि 18 घंटे पढ़ते हैं, क्या 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो क्या सूटेबल टाइम्स होता है और किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाती है? 6 to 8 आवर्स तो पढ़ना होता ही है क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड ही इतनी है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, सब कुछ कवर करना होता है। बट तो एक कहीं कहीं ना कहीं जब 24 आवर्स में से ही होते हैं हर किसी के पास, उसमें से बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़िए या 16 घंटे पढ़िए, एक अनएक्सेप्टेबल सा या कह लीजिए या अनरियलिस्टिक सा लगता हाँ, है। तो वो ऐसा जी, लगता है। तो उसमें प्रॉपरली शेड्यूल क्या होना चाहिए? एग्ज़ाम से पहले तो मैं भी 10 to 12 आवर्स पढ़ती थी। जब एग्ज़ाम 1 महीना रह जाता था या फिर कुछ हफ्ते रह जाते थे, प्रॉपर मतलब ब्रेक्स होती थी मेरी। 3 घंटे एक बार मैंने पढ़ लिया तो थोड़ा सा 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर 3 घंटे का स्केड्यूल, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो ब्रेक्स के साथ साथ 9 to 10 आवर्स तो डेली का होता था और जब एग्ज़ाम आ जाता था तो फिर 10 to 12 पहुंच जाता था। मतलब इतने घंटे पढ़ना होता ही है। बट जो मैटर करता है अंत में वो ये है कि आप कितना क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हो एक दिन में। घंटे ना गिनकर अगर हम ये देखें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या टारगेट होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर बात की जाए सेल्फ स्टडी की, भाई कुछ लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए वो किस तरह से, बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा ओहदे पर आप लोग बैठते हैं, तो कई बार इंसान की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं होती कि वो बुक्स अफोर्ड अफोर्ड कर पाएँ, या किसी इंस्टीट्यूट की जो फीसिस हैं वो भी काफ़ी हैं, वो ना दे पाए, तो वो किस तरह से इन सब चीज़ों को शुरू कर सकते हैं? आजकल तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं। यूट्यूब पर हम देखें फ्री कोर्सेज चले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये समझते हैं कि बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता और बहुत फ्री कोर्सेज चलाते हैं। स्पेशली एग्ज़ाम से पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत होता है। उसके अलावा बुक्स जो हैं वो एक बार ख़रीदना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत क्योंकि रिसोर्स होना चाहिए। बट उसके बाद एक बार आप बुक खरीद लेते हो तो सब कुछ ऑनलाइन आप आराम से कर लेते हो। बाकी अगर उनको लगता है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है तो उतना ज़रूरी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, तो ऐसा मुझे मतलब आप लगता है। कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदा घर से सेल्फ स्टडी करके भी परीक्षाओं को पास, तो क्या इसमें ऐसा अटेम्प्ट जब आपने किया था उसमें क्या पिछले साल के कुछ एग्जाम्स जो थे उनको रीड किया या ऐसा कुछ? जी, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। उससे पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, क्योंकि अब इस साल जैसे एचपीएससी का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ था, नया पैटर्न था और इससे पहले उतना टफ पेपर भी नहीं आता था। बट क्योंकि यूपीएससी की मैंने पढ़ाई की थी तो वो एक एज मुझे मिली थी पेपर में, थोड़ा सा आसान हो गया था। बाकी पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर नोट्स की बात की जाए या बुक्स की बात की जाए, तो कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं, किफ़ायती होती हैं, किन बुक्स के जरिए आप आपका मतलब इसको जी, पूरा कर सकते कुछ बेसिक बुक्स हैं जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई,
एनसीईआरटी सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटीज हैं। 6 to 12th में सारी तो नहीं पढ़नी होती, सब सब्जेक्ट्स की कुछ कुछ पढ़नी होती है। और ऑनलाइन यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पे क्लियर हमें पता चल जाता है कि क्या क्या पढ़ना है। बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, उसके बाद ज्योग्राफी की तो बस एनसीईआरटी काफ़ी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़कर भी मतलब काफ़ी हद तक वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स की हमने बात कर ली, एनवायरनमेंट भी न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है। तो बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस तो पढ़ाई मानते हैं में। कि रूटीन में न्यूज़पेपर्स को पढ़ना उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। हाँ जी, न्यूज़पेपर ज़रूरी है। न्यूज़पेपर क्योंकि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है और विदाउट न्यूज़पेपर हम करंट अफेयर्स नहीं कर सकते। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ज़रूरी है। अगर इसमें हम आगे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें आगे के लिए मतलब कोई भी इंसान है तो वो कैसे इन सब चीज़ों को देखेगा आगे जाके कि भाई 12th में किस हिसाब से वो पढ़ा है, क्या उसकी फील्ड रही है, या ग्रेजुएशन में उसने क्या कुछ लिया है, उसमें क्या फील्ड रही है, क्या मार्क्स भी मैटर करते हैं कि कितने नंबर्स उनके आए हैं नहीं, 12th नहीं। में या ग्रेजुएशन में? नहीं नहीं, कुछ 33% मुझे क्लियर नहीं है। मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं। आप कॉलेज अगर आपने पास भी कर लिया है, आपने स्कूल भी पास कर लिया, उतना काफ़ी है। मार्क्स नहीं मैटर करते। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने स्ट्रीम पूछा है कि 12th में बच्चों ने क्या स्ट्रीम लिया, वो भी मैटर नहीं करती। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो या फिर साइंस बैकग्राउंड के हो या फिर मेडिकल के हो, हर स्ट्रीम से बच्चे निकाल रहे हैं। इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नॉर्मल जिन्होंने डिग्री की हुई है, हर स्ट्रीम से बच्चे निकाल रहे हैं। एक ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि अब ह्यूमैनिटीज़ ही लेना चाहिए, आर्ट्स ही लेना चाहिए तो ही बच्चा निकाल सकता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आपका ये एम है तो आप किसी भी स्ट्रीम को करके फिर आप इस एम के पीछे अपना लग सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम से आप जाओगे तो ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है किसी भी स्ट्रीम का। आप एक महिला हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों को आज भी ऐसा है हमारे देश में कि उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है। उनकी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जो उन पर आपत्तियां डालते हैं कि भाई आपको बाहर नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, बहुत सारी पाबंदियां जो है वो उन पर होती है। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, और किस तरह आप इस पर आगे जाके जब आप आपकी पोजीशन पे बैठेंगे क्या करेंगे आप उन सब चीज़ों जी के? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को अवेयर करना, और अवेयरनेस के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है ताकि पेरेंट्स भी अवेयर हों, बच्चे भी अवेयर हों कि कितना ज़रूरी है पढ़ना और अपने पैरों पे खड़ा होना। तो मेरी अगर ये कोशिश, अगर मुझे विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना होगा तो सबसे पहले तो उनको अवेयर करो, जो भी उनके राइट्स हैं उनको पता चले, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एक लड़की के लिए होना बेहद ज़रूरी है। जी। उसके बाद जब क्या आप उनको कुछ मैसेजेस, जैसे कि अब आगे जाएंगे वो महिलाओं की अगर बात सशक्तिकरण की हम बात करें जी। तो उसमें नारी जो है वो हमारी एक तरह से ये कह लीजिए कि भाई वो उनका वो पूरा बेस वो नहीं बना पाते, उसके लिए क्या कुछ भविष्य में कुछ काम होंगे? पूरा बेस पढ़ाई में या उनका जो करियर वो डिसाइड नहीं कर पाते जी जो जी goals। जी जी हाँ, ये एक थोड़ा सा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें आगे जाके करना क्या है। तो यहाँ पे वही गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक लड़की को अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो वो सिविल सर्वेंट कोशिश हो कि उन लोगों से मिले, उनके वीडियोस देखे, उन उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वो इकट्ठी करे, तो वो हेल्प करता है। जैसे मेरी भी जर्नी ऐसे ही रहा था, कोई घर में तो है नहीं जो मुझे गाइड कर सकता था, तो यूट्यूब पर देखना, टॉपर्स की वीडियोस देखना, जो बने हैं उनसे मिलना, कोशिश करना, क्योंकि ऐसे तो नहीं मिल सकते बट कोशिश करके मिलना, उनसे गाइडेंस लेना। इस तरीके से ही सब कुछ होता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को देखना, उनको सुनना, वैसे ही गाइडेंस मिलती है। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा है कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में इन सब चीज़ों को भी जी, HCS में पहला है और यूपीएससी के मैंने 3 दिए हैं। यूपीएससी में 3 बार आप बैठ चुके, तो आपको शायद पूरा पता होगा कि उसका जो एक सर्कल जो है वो क्या होता है। भाई अभी हम बात करते हैं कि फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें तो आंटी और अंकल हमारे साथ में, आंटी बैठी हुई हैं, अंकल तो आंटी से बात करते हैं कि भाई उनको कैसा लग रहा है कि भाई बेटी जो है वो अब आगे हरियाणा की बागडोर संभालेंगी और बहुत अच्छे जो भी सपोर्ट आंटी करना नमस्कार। चाहिए। नमस्ते तो कैसा लग रहा है आंटी आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है।
आपकी बेटी जो है मतलब हरियाणा की एक रेपुटेटेड पर्सन जो है वो बन चुकी है। भाई ये खुशी का ठिकाना है, खुशी का ठिकाना। देखो इसकी मेहनत है। जी। हमने तो इतनी कोई ज्यादा गाइडलाइंस भी नहीं करी, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं इतना ज्यादा समझती भी नहीं थी। बाकी इसने जब मेरे को जहाँ भी इसने कहा मेरे को वहाँ चलना है, ये करना है, मैंने हमेशा इसका साथ दिया। कभी मैंने मना नहीं की, किसी से मिलना है या कोई चीज लानी है मेरे लिए, हमेशा मैं इसके साथ खड़ी रही। आंटी, उन माँ या बाप जो पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों के सपनों को कुचल देते हैं या उनकी सपोर्ट प्रॉपर नहीं कर पाते? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर बच्चा करना चाहता है तो उसके साथ खड़े रहो, उसका हर कदम पे साथ दो। आंटी, कहीं ना कहीं रितु बहन मैं आपसे पूछूं, कहीं ना कहीं बेटियों को रोका जाता है कि भाई आपको ये नहीं करना, आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इंसान की मेंटलिटी इस हद तक डैमेज, कहेंगे कि डैमेज हो चुकी है। जी। तो उसको कैसे विकसित किया जाए? देखो, किसी का माइंडसेट चेंज करना तो बहुत मुश्किल है। वो तभी होगा जब उनके फैमिली में कोई लड़की कुछ अच्छा करती है, तब जाके चीज़ें चेंज होती है। बट बेहद ज़रूरी है कि माइंडसेट चेंज हो। हर कोई इंडिविजुअल है, हर किसी के पास उसका खुद का राइट है पढ़ने का, कुछ बनने का। तो बस एक सोसाइटी और फैमिली, इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप पर्सनली तौर पर उन बेटियों को या उन बहनों को, लड़के तो ठीक है वो अपनी हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन बहन बेटी जो है हमारी, उनके लिए क्या पर्सनल मैसेज होगा वो जिससे वो अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं? अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े, और अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, अपने सपनों को किसी भी वजह से ना मारे ना। बेहद ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, लड़कियां आगे बढ़ें। और सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, इतनी स्कीम्स उनके लिए ला रही है। स्किल्स की बात करें तो स्किल्स प्रोग्राम सरकार चला रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड कर रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चला रही है। तो मेरी भी कोशिश इसी फील्ड में रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूँ कि जो भी राइट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उन लोगों को मिले। तो बहन, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप से एक बार किस तरह की प्रिपरेशंस के बाद, बुक्स के बाद कितना टाइमिंग आपने दिया है, तो एक बार कंफर्म। ये सिविल सर्विसेज का ख्याल तो कॉलेज से था, बट क्योंकि मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो ज़्यादा वक्त कॉलेज में मिलता नहीं था। तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू की थी। मैंने किसको देखकर आपको लगा कि यूपीएससी आपको करना चाहिए? किसी को भी देख कर नहीं, ये मतलब सेल्फ एक था कि मतलब सुना था इस चीज़ के बारे में कि सिविल सर्विसेज कुछ होता है, आईएएस आईपीएस होते हैं, तो वो सुनकर किसी को देखा ही नहीं। सबसे मतलब अपने आप ही ये था कि कुछ करना है। तो बस इस फील्ड में मैं एक बार घुस गई, तो बस उसके बाद कर ही मैं बाहर निकली हूँ। अब मतलब कुछ करना है, कुछ करने के बाद कुछ करना है। और ये था कि हाँ, सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। हमेशा से सोशल सर्विस की तरफ तो था, समाज का देखकर, एम्पैथी। समाज का देखकर तो आप पॉलिटिशियन भी बन सकते जी हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है। एग्जाम देना आसान है। मेरे ख्याल से वहां पर पहुंचना यहाँ से कम है, यहाँ पे ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है। बट मुझे लगता है ये एक अच्छी फील्ड है। सरकार के साथ तो अभी मिलकर काम करना है, डेवलपमेंटल मशीनरी का पार्ट बनेंगे, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो ये बेहद मतलब इस चीज़ का सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यही है सिविल सर्विसेज का कि। तो ये रितु बहन हमारे साथ में मौजूद थी। राजेंद्रा पारक की ये बेटी हैं और इनका पैतृक अगर गांव की बात की जाए तो बजघेड़ा गांव के हैं, और एक गांव की बेटी इस तरह से आगे निकल कर आई है। शायद हमारे गोहांड की पहली ये बेटी हैं जिन्होंने ऐसा जो एक अपने सपनों की जो उड़ान जो इन्होंने भरनी चाही थी उस पर ये पहुंचे हैं। तो आप लोग जितनी भी हमारी बहनें हैं वो भी अडिग रहिए, और साथ ही साथ आपसे अपील यही है कि आप अपने जो उनके जो हौसले जो हैं उसको किसी भी हाल में वो कम ना होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, अपने सपनों को किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से ना छोड़े, क्योंकि एक सपने ही है जो जीने पे मजबूर करते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो वो अपने माइंड को, जैसे कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है भाई, कंटिन्यू पढ़ने का कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। आपने कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि भी 6 घंटे या 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं? जी, शुरू में तो मुश्किल था क्योंकि किसी को भी आदत नहीं होती है इतना पढ़ना स्कूल कॉलेज के बाद। बट मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पर सब पढ़ते थे तो खुद पढ़ने का मन करता था। और एग्जाम से पहले तो खुद ही अपने आप मोटिवेशन आ जाती थी कि करना है तो किसी भी इसमें आप हालत में। मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास का जो दायरा है, सर्कल है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार लगता है? फ्रेंड सर्कल भाई आपके अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी।
जी होता है, बट मेरा तो इतना फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, मेरी ज़्यादा सोशल लाइफ है ही नहीं, तो फ्रेंड्स का इतना कुछ कंट्रीब्यूशन तो नहीं था किसी भी चीज़ में। तो बट मा- मैं जी जी तो मानते हैं सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है या नहीं होता? वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो उसको इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा, जब मेरे एग्जाम पास आते थे तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती थी सोशल मीडिया यूज़ करना। मैं आईडीज़ वगैरह सब डीएक्टिवेट कर देती थी, और ज़रूरी भी है क्योंकि एक बार आप बैठ जाओ तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था सोशल मीडिया पर। तो मतलब सोशल मीडिया आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। तो भाई सोशल मीडिया, एक बार और मैं बहन, एक बार नोट्स और बुक्स एक बार जी। वो प्लीज आप बताइए। जी जी। बेसिक बुक्स तो मुझे लगता है जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो बच्चे जानते ही होंगे, बट फिर भी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली हम आपकी बुक्स की बात जी करें जी जिनको जी जो पढ़कर हाँ आपकी जी जो रैंक। जी जी जी। जो मैंने पढ़ी है बिल्कुल। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु की बुक आती है एंशियंट और मेडिवल के लिए, और मॉडर्न के लिए आती है स्पेक्ट्रम। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक एनसीईआरटीज होती है 9th और 10th क्लास की, वो काफ़ी है। एनवायरनमेंट हुआ, उसके अलावा कुछ हमारा सोसाइटी का पोर्शन होता है, गवर्नेंस होता है, ये न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं, या कुछ कोचिंग का मटेरियल होता है, विजन आईएएस हो गया, इनके नोट्स आते हैं बने बनाए, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर और टेस्ट वगैरह जो होते थे वो सॉल्व करना, पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फील्ड क्या रही थी इसमें, इंग्लिश या हिंदी? जी जी, इंग्लिश मीडियम था। तो क्या हिंदी को पढ़ना मुश्किल है या इंग्लिश को पढ़ना आसान है? मेरी इंग्लिश में ही सब कुछ हुआ है, इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश आसान मतलब मुश्किल नहीं था, लेकिन हिंदी का पेपर था इसमें, एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर था हरियाणा में। थोड़ी सी मुश्किल आई थी क्योंकि स्कूल के टाइम पे पढ़ा था हिंदी को, लेकिन अब इतना तो है नहीं कि मैं हिंदी से पीछे हो चुकी हूँ, तो इतना भी मुश्किल नहीं था। तो पेपर मैंने दिया, मार्क्स अभी आए नहीं है तो पता चल जाएगा कितने मार्क्स आए हैं मेरे। बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चा हिंदी वाला इंग्लिश भी कर सकता है और इंग्लिश वाला हिंदी भी कर सकता है। तो भी आपने कुछ सोचा या कि भी कहाँ पे आप पोस्टेड होंगे या कहाँ पे, कुछ हरियाणा के किन जिलों को आप सुधारने का काम करेंगे? जी, इस बारे में नहीं सोचा, ये तो सरकार बताएगी कहाँ पे वो मुझे भेजेंगे, बट जहाँ भी भेजेंगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से काम करूँ, पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ। तो भाई पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को एक नई लीडर नहीं, माफ कीजिएगा, अधिकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो भाई का भी योगदान बहुत रहा है। अच्छा भाई भी नीचे जा चुका है। तो कहीं ना कहीं फैमिली का जो रोल रहता है वो बहुत रहता है। आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर आपके बच्चों के कुछ सपने हैं तो उन सपनों का काम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको किस राह पर, किस मार्ग पर, क्या मैं मतलब देखो, सही माँ है। बाप का धैर्य और बच्चों की मेहनत, बस ये 2 चीजें चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस फील्ड में किसी फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना जरूरी है या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, फिर भी उन्होंने एग्जाम को क्लियर कर बहुत अच्छी रैंक ली है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इतना बेहद ज़रूरी नहीं है। बस आप अगर डिटरमिन्ड हो कि मुझे करना है, मैं यही करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया सब चीज़ें ऑनलाइन हैं और इंटरनेट का कनेक्शन आज किसके पास नहीं है, सबके पास है। तो भाई आप भी जो है वो, ये छोटे भाई आए हैं, एक बार भाई इधर आओ, एक बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाम बताओ आप। मोहित बंसीवाल। तो मोहित भाई, आपको क्या लगा कि भाई कैसे आपने सपोर्ट किया? सपोर्ट ये बस बुक वगैरह लानी, ले जाना, छोड़ना, एग्जाम हाँ, सेंटर यही। तक छोड़ना। हाँ, जो इसने कहा वो सब करा है बस। तो मतलब अब तो आप भी मतलब कहाँ पे पोस्टेड होंगे, फिर भी आप जाओगे साथ में? नहीं, मम्मी चली जाएगी, बाकी हम भी देखेंगे। हमें तो तो भाई- रहना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि भी फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है? जरूरी है। आपने कितनी मेहनत की है? पढ़ाई बहन ने की है, आपकी कितनी मेहनत इसमें? सारी है मेरी पढ़ाई। अभी छोड़ के। आप भी पढ़ते थे? नहीं। पढ़ाई छोड़ के भाई, पढ़ाई छोड़ के सारी की सारी जो भागा दौड़ी की जो मेहनत थी कि बहन को के लिए जो सेंटर पहुंच जाना, कभी मैं लेट नहीं हुई किसी भी सेंटर में, किसी भी सेंटर में लेट ही नहीं कभी हुए। नहीं लेट हुई, मैं हमेशा टाइम पे पहुंचती थी। पंचकुला 5 दिन रहना पड़ा था मेंस के लिए, तो ये 5 दिन मेरे साथ ही था, मम्मी भी साथ ही थी, हम साथ ही थे, मतलब तो पूरी जर्नी में मम्मी पापा का और भाई का तो बहुत सपोर्ट था। हम साथ साथ वाली जो मूवी है वो कहीं ना कहीं सही सूट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक और चीज, क्या पढ़ाई के साथ साथ आपकी कुछ हॉबीज भी रही होंगी कुछ? जी, डांस करना और पेंटिंग करना, ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है मुझे। तो डांस मतलब
डांस मतलब बचपन से पसंद है, तो सीखा भी था, ऑनलाइन सीख लिया थोड़ा बहुत, कभी भी जाकर सीख लिया, बट पेंटिंग तो मुझे ज़्यादा पसंद है। पेंटिंग्स में कुछ है अभी फिलहाल है आपके पास कुछ पेंटिंग्स? आपको आज इतनी प्रतिभा है, इतना टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है कि भी पेंटिंग्स और अच्छा, मैंने सुना है कि भी इंटरव्यू में जब पूछते हैं कि भी आपकी हॉबीज क्या क्या है, तो वो कोई कहते हैं कि भी बुक्स रीडिंग या ये वो, तो उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, या कौन सी आपकी बुक्स या राइटर फेवरेट है? तो आपने जैसे डांस बताया तो आपको मैंने बोला बताया, बट मेरा रियल इंटरव्यू तो बहुत अलग था। उन्होंने ना मुझसे पूछा, मतलब एक होता है कि आप बैठे तो पूछते कि अपने बारे में कुछ बताओ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सीधा पूछा क्या ग्रेजुएशन की है, आगे क्यों नहीं पढ़ाई की, अगर ये नहीं बने तो क्या बनना चाहोगे। मतलब मेरी हॉबीज़ नहीं पूछी। बाकी मैंने प्रिपेयर किया था कि अगर डांस से कुछ पूछते हैं तो क्या मैं बोलूँगी, पेंटिंग से कुछ पूछते तो क्या मैं बोलूँगी। चलिए आप बताइए कि डांस से अगर पूछते तो क्या बताते हैं आप? जी जी इसको टाइम मिलता ये इसमें लग जाती थी, दिन में 4 बनाना। जी जी, मतलब वो अगर ये पूछते थे कि किस किस क्लासिकल डांस कितने होते हैं, तो 8 क्लासिकल डांस होते हैं। इंडियन डांस और वेस्टर्न डांस में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद फेवरेट कोरियोग्राफर पूछ सकते थे, इंडिया में डांस कैसे आया, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की थी। तो भाई ऐसा मतलब नहीं है कि बहन से नहीं पूछा, क्या वो आपसे भी नहीं पूछेंगे? तो आप लोग आपकी जो तैयारी है वो कीजिए। और ये कुछ पेंटिंग्स आपको दिखलाएंगे, ये देखिए कितनी इनको तो वो एग्जीबिशन करा सकते हैं ना इनका तो। सारी पेंटिंग से यहाँ। अच्छा, ये स्केच भी आप ही का है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं ये है, ये है। अच्छा, ये वाला जो स्केच है, ये ऐसे मतलब देख कर बनाया था। नहीं मतलब बनाया तो आप ही ने है ना? हाँ जी हाँ जी, बनाया मैंने है, बट देख ये है। अच्छा, ये कौन है वैसे? ये भी मतलब देखकर मेरा कोई रेफरेंस जो, हाँ ऐसे कोई नहीं है, मतलब आई थिंक कोई बाहर के ही कोई हैं ये। तो भाई ये देख लीजिए, अगर कोई हो तो बताइएगा, उनको कोरियर कराएंगे। अच्छा, ये कई बार ना इंसान पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो क्या उसी का एक पार्ट था ये? जी, ये उसी का पार्ट भी था, स्ट्रेस थोड़ा सा बस्ट अपने करने mind के को थोड़ा सा लिए, divert डाइवर्ट करना। करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हॉबीज इसीलिए होती है ताकि हम थोड़ा रिफ्रेश हो सकें और फिर दोबारा से मेहनत कर सकें। तो इसी का पार्ट था, जब भी मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का तो पेंटिंग कर लेती थी। तो पढ़ने का सही टाइम है क्या? सुबह में या शाम में या दोपहर में या रात में? ये भी देखो अगेन डिपेंड करता है बच्चों पर ही। मेरे लिए सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा रहता था, मैं रात को सो जाती थी और सुबह में उठ जाती थी अराउंड 5 और 6, और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली शाम तक बीच बीच में ब्रेक्स होते रहते थे, पढ़ती रहती थी। और हाँ जी, तो पढ़ना जरूरी है, टाइम मैटर नहीं करता। टाइम कौन सा, हाँ किस टाइम पे पढ़ना है ये तो खुद हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी पढ़ना ज़रूरी है, वो आप खुद डिसाइड करो किस टाइम पे आपको पढ़ना है। तो ये कुछ पेंटिंग्स भाई आप लोगों ने देखी हैं, और ये कितनी सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स हैं वो आप देखिएगा बखूबी, बहुत अच्छी और बहुत अद्भुत। कितनी कितनी टोटल कितनी सारी पेंटिंग्स है ये? मैंने काउंट नहीं किया, बट काफ़ी ज़्यादा है। भाई काफ़ी ज़्यादा जो पेंटिंग्स है वो ये है, आप लोगों को दिख भी रही होगी। कुछ तो वैसे भी ऐसे इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आप आपके जो माइंड मतलब उसको रिफ्रेश करने के लिए आपने ये किया। जी, उसके जी। अलावा कुछ हॉबीज के अलावा कुछ और भी, बाहर घूमना, दोस्तों के साथ रहना, या पार्टी या शादी एंजॉय करना, तो ऐसा? नहीं, मतलब ज़्यादा सोशल सर्कल तो नहीं है मेरा, फ्रेंड्स से ज़्यादा घूमना नहीं होता। तो फैमिली सर्कल में आपकी शादियाँ? फैमिली सर्कल में फैमिली के कुछ फंक्शंस अटेंड कर लिए, और फिर दोस्त भी मेरे सारे सेटल्ड है, तो फिर उनको भी टाइम नहीं होता था कि मैं उनसे मिल सकूं। बट हाँ, मेरे साथ में मतलब जॉइंट फैमिली ही है, तो उनके घर चले जाना, वो इधर आ जाना, तो इस तरीके से मतलब आपने प्रेशर लेकर इन सब चीज़ों को नहीं किया कि भाई ज़्यादा प्रेशर कि भाई नहीं मेरे को इस शादी में नहीं जाना, उसके फंक्शन पे नहीं जाना? हाँ, फैमिली फंक्शंस में अटेंड करती थी वहाँ, क्योंकि और उसके अलावा मैं जाती नहीं थी कहीं, तो फैमिली फंक्शंस अटेंड करना तो एक मस्ट था कि यार कहीं तो जाऊंगी। अच्छा, इसी टाइमिंग के दौरान क्या आपने कभी अपनी जो एक बेसिक जो स्टडी की जो रूटीन थी, क्या उसको बंक किया आपने कभी? बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। कंसिस्टेंट मैं इतनी रही नहीं हूँ। ये तो जब एग्ज़ाम आता था तब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब तब मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब एग्ज़ाम से 2-3 महीने तो अपने रूम में ही रहना और वहीं पढ़ना है। बट उससे पहले पूरा साल तो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। पूरे साल में तो आते थे दिन जो आपको फ्री भी रहना पड़ेगा। स्कूल तो बंक नहीं किया होगा आपने, लेकिन बेसिकली कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज की कुछ लेक्चर्स आपने बंक किए हो? हाँ, मतलब कोई अगर लगता था कि ये मैं खुद कर लूँगी क्लास, तो वो मैंने जैसे बंक कर लिया,
और इस तरीके से कॉलेज लाइफ में। तो मतलब बहुत अच्छे से आपने लाइफ को जिया है। और तो कहीं ना कहीं बात ये है कि भी आप लोग बर्डन लेकर कोई भी काम ना हाँ, करें। पढ़ाई जरूरी है बट उसके साथ साथ मतलब लाइफ की और चीजें भी जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि भी आप किसी प्रेशर में आकर डिप्रेस्ड हो जाओ, नहीं, नहीं, पढ़ते नहीं, रहो पढ़ते रहो नहीं। पढ़ते रहो। प्रेशर फील होता है क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट सा एग्जाम है, आसान नहीं है। प्रेशर तो जरूर फील होगा, लेकिन कोई ना कोई आपकी हॉबी होगी, आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप बात कर सकते हो, तो वहां से फिर रिफ्रेश हो जाना, मोटिवेट हो जाना, ये जरूरी है। ये सबको अपना ढूंढना पड़ेगा कि उनको क्या चीज रिफ्रेश कर सकती है। कभी ऐसा ख्याल मन में आया हो कि भी नहीं यार छोड़ देते हैं? जी, बहुत बार आया था। एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये ख्याल आते ही हैं कि काश कुछ और कर लिया होता। लेकिन था कि इंटरनल मोटिवेशन 2 दिन रोकर तीसरे दिन यही होता था कि नहीं, यही पढ़ना है, यही करना है। तो वो एक इंटरनल मोटिवेशन था कि अगर मैं 2 दिन में नहीं भी पढ़ रही हूँ कि मुझे नहीं करना, बट थर्ड डे अपने आप ही कि इसके अलावा मेरे पास है कुछ भी नहीं और यही है जो मुझे करना है। मतलब ना ही कुछ खोने के लिए ना कुछ पाने के लिए, जी, जो यही भी था, करना है यहीं पे इसी में करना करना है, बिल्कुल। तो ये आप लोगों ने बहुत ही एक अच्छा और पूरी तरह से, जिसको भी एचपीएससी या यूपीएससी की हम बात करें, यूपीएससी के 2 बार अटेम्प्ट आपने दिए हैं, जी, जी। तो उसमें क्या कठिनाई या क्या आई या किस तरह से क्वालिफाइड नहीं हो पाया? जी, प्लानिंग मुझे लगता है मेरी ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। प्लस यूपीएससी का पेपर को सॉल्व करने का तरीका होता है, पढ़ने का भी तरीका होता है। तो ये चीज़ें मुझे मतलब अब तो फिर भी समझ आ गई हैं, बट अभी 1-2 साल पहले समझ ही नहीं थी कि कैसे पेपर देते हैं। तो एक गाइडेंस मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है यूपीएससी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो, और गाइडेंस मेरे पास थी नहीं। कोचिंग्स आपने कहाँ से ली? कोचिंग मैंने दिल्ली से ही लिया है, वाजीराम से मैंने ली थी। 10 मंथ्स की कोचिंग थी। सेल्फ कोचिंग ने हेल्प किया। अप डाउन रहा या मैं 5 महीने में रही थी दिल्ली में, उसके बाद फिर मैंने अप डाउन किया था। डेली? हाँ, 5 मंथ्स मैंने अप डाउन किया था, मैं 5 मंथ्स मैंने स्टे किया था। तो उसमें स्टे आपने यूनिवर्सिटी जो नहीं नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट है उसके पीजीज अंदर या वगैरह, PGs वगैरह? पीजीज थे। तो ये एक बेसिकली पूरी की पूरी जो जर्नी है वो रही है रितु बहन की। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जिस भी इंसान को एचपीएससी या यूपीएससी क्लियर करना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आगे भी आप लोगों की जो बातचीत जो है वो कोशिश करेंगे कि आज आगे भी बहन से हमारी बातचीत होती रहे। धन्यवाद।